जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक से 50 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? SO2, CH2, S या फिर D, C। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, आंसर करने के लिए आप सभी को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? सल्फर। याद रखिएगा, सल्फर का प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब आँख के दृष्टिपटल पर बनता है और दृष्टिपटल को ही कहा जाता है रेटिना। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे से आपको बिहार पुलिस के लिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो बिहार पुलिस के लिए आपको दोनों क्लास को अटेंड करना है। और इसके साथ में अगर आप लोग बिहार SSC इंटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आप लोग सुबह 10 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखें। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि C ऑप्शन में दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है NaOH, इसे ध्यान रखिएगा। धोवन सोडा का पूछे तो सोडियम कार्बोनेट, जो कि B ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? चलिए आंसर बताइए। डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से। यहाँ पर C ऑप्शन सही है। एक होता है ट्रेकोमा, ये भी पूछा जाता है कि ट्रेकोमा बीमारी ये किस अंग से संबंधित है? तो ये भी आँख से ही संबंधित है। आगे देखिए, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन D बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो फ्यूमेरिक अम्ल का। किसका? फ्यूमेरिक अम्ल का। आगे देखिए, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वायु में किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल, जो कि B ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए 12 नंबर से है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में खाली स्थान वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए।
चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके भी बताना है। तो देखिए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। कितना? 10 वर्ष। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें यानी सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 5 में। और आर्टिकल की बात करें 124 से लेकर 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, 124 से लेकर 147 तक में। आगे देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 285, तो सभी को ऐड कीजिए, 2 8 10 5 15। अब 15 बताइए किसका परमाणु संख्या होता है? फास्फोरस का। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन फास्फोरस। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। ध्यान रखिएगा, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? सोनार का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गोताखोर जो होता है, गोताखोर ये किसका प्रयोग करते हैं? तो ये भी सोनार का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क करके रखिए। तो साथियों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय के सिमरिया में। तो यहाँ पे देखिए बेगूसराय दिया हुआ है। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित उपरोक्त किनकी उक्ति है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो उक्ति है किनकी उक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। आगे देखिए, नाक रिझी तन देत मृग नरधन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, आपने देखा होगा इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। तो नाक रिझी तन देत मृग नर धन हेतु समेत, ये जो दोहा है याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका कवि रहीम की दोहा है। राम राज्य में कौन सा समास है? राम राज यानी कि राम का राज्य, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तत्पुरुष समास है। पतन का विपरीत शब्द क्या है? तो प्यारे साथियों, पतन का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्थान। प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्य प्रतिबल एवं अनुदैर्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ए राइट आंसर करेंगे, यंग गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यंग गुणांक। आगे देखिए, सुबुक्तगिन निम्न में से किसका गुलाम था? तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। सुबुक्तगिन जो है ये प्रारंभ में अल्पतगिन का गुलाम था। किसका था? अल्पतगिन का। आगे देखिए, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे?
1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। अब यहाँ पे सबका मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 गुना पाई के जगह पे आपको 3.14 रखना है, फिर गुना अंडर रूट L के जगह पे लंबाई यहाँ पे पूछा गया 1 मीटर है तो 1 रख देंगे, और G का मान होता है 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 2 सेकंड। क्या आएगा? 2 सेकंड। तो याद रखिएगा 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा? 2 सेकंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है? यानी कार्य पूछा जा रहा है, ये अदिश है कि सदिश है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्य क्या है? अदिश है। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? चलिए आंसर कीजिए, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? सही आंसर है बैरम खां। बैरम खां अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। आगे देखिए, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, ये पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ था। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई उसका नाम क्या था? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा जमींदारी एसोसिएशन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जमींदारी एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक जो संस्था है किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो याद रखिएगा साथियों, मानवाधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछे कहाँ पर है? लंदन में स्थित है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है 28 मई को। आगे देखिए, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? चलिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो साथियों, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री सातकर्णी प्रथम ने। किसने? श्री सातकर्णी प्रथम ने। आगे देखिए, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर बताइए। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, वसुदेव को कण्व राजवंश का संस्थापक माना जाता है। और कण्व राजवंश का अंतिम शासक पूछे तो कौन था? सुशर्मन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुशर्मन। चलिए आगे देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। तो यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति का
निर्माण करवाया था किसने? याद रखिएगा चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने करवाया था। और गोमतेश्वर मूर्ति की ऊंचाई लगभग 57 फीट है। कितनी है? 57 फीट। आगे देखिए, निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चौखंबा राज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चौखंबा राज की बात करें तो देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने चौखंबा राज की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अच्छा, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने ही नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, यह संसद की अस्थायी समिति नहीं है। देखिए, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। प्रथम अस्थायी समितियां और दूसरा तदर्थ समितियां। याद रखिएगा, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था? तो यहाँ पर 48 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, महमूद ने किस ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 1025 में। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। क्योंकि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। और जिस समय महमूद ने 1025 में आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद जो है कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि समान रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पर हुआ था? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा मालाबार जिले में, केरल के मालाबार जिले में मोपला विद्रोह हुआ था। और मोपला विद्रोह हिंसक विद्रोह था और इसका नेता कौन था? अली मुसलियार। यहाँ पे लिख देते हैं अली मुसलियार। अली मुसलियार मोपला विद्रोह के नेता थे। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? देखिए, एक हुआ था शिमला सम्मेलन जो कि हुआ था 1945 में, और एक है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता जो है ये 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 के लिए? इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। और देखिए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 51 के लिए आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की बात करें, इस पर कौन सी जनजाति निवास करती है? बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोडा नाम की जनजाति, टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। और नीलगिरी पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। याद रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की अधिकता होती है।
सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हमने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है। तो यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी है, आंसर क्या होगा? खादर। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? चलिए आंसर बताइए 54 के लिए प्रोजेक्ट टाइगर। इस क्वेश्चन को हमने पूछा था आज 10 बजे की क्लास में, बिहार एसएससी इंटर की जो क्लास हुई थी उसमें हमने पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ कब किया गया था। तो बहुत बच्चे ने आंसर बताया है 1973, जो कि बिल्कुल सही है, 1973 में। अच्छा, हाथी परियोजना पूछे कब प्रारंभ किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ हुआ था। भारत में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है वही बताना है। तो भारत में यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले में पाया जाता है। देखिए सी ऑप्शन में है। और भारत में यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध है वो जादूगोड़ा की खान है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए पहाड़ियाँ हैं, उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम बताना है, यानी उत्तर से स्टार्ट करके दक्षिण तक चलना है। उत्तर में सबसे पहले कौन सी पहाड़ी है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले उत्तर में हो जाएगा महादेव पहाड़ी, उसके बाद आपका हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर लास्ट में होगा सह्याद्री पर्वत। यानी कि आंसर जो होगा आपका 1, 3, 2 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, 1, 3 और 2। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार हमने आपको राज्यों का नाम बताया था जनसंख्या के हिसाब से। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और पाँचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो कम से कम आपको 5 बड़े राज्यों के नाम जरूर याद रखने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश के बाद, तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, अपना बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए क्षेत्रफल में बिहार जो है भारत में कौन से स्थान पर आता है? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। चलिए आंसर कीजिए। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल की बात करें लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है। इन सभी को ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? तो साथियों प्रमुख जो होता है पंचायत समिति का अंग होता है। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होती है। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? सी राइट आंसर है, हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये कौन सा मामला है? यह है बेरुबारी मुकदमा। संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्यकार्य की भाषाएं क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इसकी राज्यकार्य की जो भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है।
संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? देखिए, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ और एक केवल है राष्ट्र संघ, दोनों अलग अलग है। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है बिल गेट्स है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, गलत है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, ना कि 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाकी सभी ऑप्शन सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा आंसर के साथ में। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, पूरा आंसर है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है, एलआईसी और जीआईसी भी है, आईडीबीआई, ये सभी है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।